शुरू मुसलसल बारिश के चलते बंद थे स्कूल। जम्मू रीजन के स्कूल 30 अगस्त तक बंद। बच्चों की हिफाजत के मद्देनजर लिया गया फैसला। लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले 19 लोगों की लाश आबाई इलाकों में रवाना। जम्मू जीएमसी में शनाख्त और रवानगी का अमल जारी। एमएलए अरविंद गुप्ता ने हादसे पर जताया दुख। तवी नदी पर पुल अब सेना के हवाले। जंगी सतह पर तामीराती काम जारी। इंजीनियरिंग विंग दिन रात कर रही मेहनत। आम लोगों के लिए जल्द बहाल होगा रास्ता। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू रीजन में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते 2 दिन बंद रहे स्कूल आज फिर से खुल गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में मजीद 5 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल मौसम ठीक होने पर तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज से तालीमी सरगर्मियों के लिए बहाल कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू रीजन में अब भी हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं लौटे हैं। स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने हुक्म जारी किया है कि जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। ये फैसला एहतियातन तौर पर लिया गया है ताकि तलबा और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। और इसके साथ जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं। नूर, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? आज स्कूलों को बहाल किया गया है, लेकिन वहीं महकमा मौसमियात की तरफ से भी अगर बात करें तो आगे भी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। कई मकामात पर हादसों का भी खतरा है। जी सर, अब अगर हम बात करेंगे जैसे मौसमी सूरत हाल बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोनों डिवीजन, चाहे हम जम्मू की बात करें या कश्मीर डिवीजन की बात करें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि फिलहाल के तौर पर जो है बच्चों की हिफाजत के लिए और नागरिकों वाक़ात को रोकने के लिए जो है स्कूल को बंद किया गया। लेकिन आज अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, तकरीबन 3 दिन के बाद जो है स्कूल फिर से रीओपन हुए हैं, लेकिन अभी भी महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 30 से 1 तक जो है कहीं कहीं पर बारिशें हो सकती है। खासतौर पर जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे या कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पे बारिशें हो सकती है। लेकिन अब जो है आज और कल के अगर हम बात करेंगे, दोनों दिनों जो है मौसम। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि आज जम्मू डिवीजन के स्कूल बहाल कर दिए गए हैं, साथ ही साथ कश्मीर में भी तमाम स्कूल खोले गए हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच इंतजामिया भी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ जम्मू रीजन के अब भी हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं लौटे हैं। स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने हुक्म जारी किया है कि जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे लगातार बने हुए हैं। नूर, जिस तरह से मौसम को लेकर एहतियात बरती जा रही है, हालांकि इंतजामिया पूरी तरह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल स्कूल बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई भी सूरत हाल होती है तो फिर से तालीमी सरगर्मियों को बंद किया जाएगा। जी सर, अब ये बात वाजिया है कि अगर मौसम में फिर से खराबी देखी जाएगी, खासतौर पर जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई किया है, ऑरेंज अलर्ट जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर मौसमी सूरत हाल खराब होता है तो फिर से ये लाजमी बनता है कि स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद किया जाएगा दोनों डिवीजन में। हालांकि अभी हम कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, 3 दिन के बाद स्कूल फिर से रीओपन हुए। मौसम में बेहतरी आने के बाद जो है ये फैसला लिया गया, रीओपन किया गया स्कूल को। वही अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, 30 तारीख तक जो है फिलहाल स्कूलों को बंद रखने के ऐलान किए गए हैं ताकि एहतियाती तदाबीर उठाए जाए। और खासतौर पर अगर जम्मू डिवीजन की हम बात करेंगे, जो सैलाबी सूरत वहां पर बना हुआ था, जो डैमेज वहां पर हुआ है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की हिफाजत के लिए जो है स्कूलों को वहां पर 30 अगस्त तक फिलहाल बंद रखा जाएगा। लेकिन कश्मीर डिवीजन की जब आप बात करते हैं, यहाँ पर मौसमी सूरत हाल अब ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और लोग जो है जिंदगी जो है वो पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता फिर से लौट रही है। तो इस सिलसिले में ये फैसला लिया गया है कि स्कूल आज से जो है फिर से रीओपन होंगे और आज सुबह से ही जो है स्कूल रीओपन हुए और बाकायदा जो है क्लास को चल रहा है। तमाम स्कूली बच्चे जो है अपनी स्कूलों की तरफ सुबह चलते दिखाई दे रहे। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में फिलहाल स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन ऑरेंज अलर्ट महकमे मौसमियात की जानिब से फिर से जारी किया गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मौसम में खराबी होगी तो लाजमी बनता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कश्मीर डिवीजन में भी फैसला ले सकता है कि स्कूल को फिलहाल बंद किया जाएगा। लेकिन अभी मौसम बेहतर है और मौसम की बेहतरी को देखकर जो है स्कूल रीओपन किए गए हैं। जी सर, बिल्कुल। तो इसके अलावा महकमा मौसमियात की बात करें, हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, कई इलाकों में अभी भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं? क्या फिर से भारी बारिश को लेकर इम्कान है?
जी सदब, अगर हम बात करेंगे महकमे मौसमियात की, महकमे मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी की है या जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है, उन्होंने कहा कि जो जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन है तो कहीं कहीं पर जो है बारिशें हो सकती है, मौसमदार बारिशें भी हो सकती है। खासतौर पर 30 से लेकर 1 तक अगर हम बात करेंगे तो ये प्रेडिक्शन दी गई है। इसी सिलसिले में जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन जो मौसमी सूरत हाल अब है, जो पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आज और कल के दिन की अगर हम बात करेंगे तो बेहतरी बहुत ज्यादा आई है और नदी नालों में पानी की सतह भी कम हो गई है। और अब जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है वहां पर सर्वेज भी किए जा रहे हैं, खासतौर पर जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन कश्मीर की जब हम बात करेंगे, कश्मीर में झेलम रिवर की सतह जो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता घट रही है और नॉर्मल सी जो है अब हर जगह पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो 30 से 1 तक देखने को मिलेगा कि मौसम में कैसी तब्दीली हमें देखने को मिलेगी और क्या फिर से शदीद बारिशें होगी। और अगर शदीद बारिशें होगी तो इंतजामिया भी इस सिलसिले में मुतहरिक है। तमाम जो अरेंजमेंट्स है वो पहले से किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा सामने हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि मौसम में तब्दीली लगातार जारी है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, जिसके चलते स्कूल बहाल किए गए हैं। नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं माता वैष्णो देवी कटरा यात्रा मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में 34 जायरीन अपनी जान खो बैठे हैं, जबकि तकरीबन 15 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम लोगों की लाश को उनके आबाई गांव भेजा गया है। इसके साथ ही दूर व दराज इलाकों पर जानिब कर दिया है। बाकी लाशों को भी दस्तावेजी कार्रवाई के बाद रवाना किया जाएगा। इस दौरान जम्मू वेस्ट से विधायक अरविंद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन खानदानों से हमदर्दी जताई है। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और हुकूमत हर मुमकिन मदद पहुंचा रही है। उन्होंने जम्मू में हालिया सैलाब से हुए नुकसान का भी हवाला दिया और कहा कि हम हर मुतासिर के साथ मजबूती से खड़े हैं। फिलहाल लोगों की शिनाख्त कर उन्हें भेजने का अमल जारी है। मैं कल भी जुगल जी के साथ यहाँ पे आया हुआ था, तो आज भी मेरा यहाँ पे आना हुआ। जो हादसा परसों वैष्णो देवी में हुआ श्राइन बोर्ड पे, एक काफ़ी दुखद हादसा था और जिसमें 34 लोगों की जान चली गई और 15 लोग जख्मी थे। जो हादसा यहाँ पे हुआ वो जो वहाँ शेड था वहाँ पे वो पहाड़ एक्टिव नहीं था, वहाँ से कभी भी पत्थर वगैरह जो नीचे नहीं गिरे। अचानक उसका क्या कारण रहा कि वहाँ पे ये हादसा हुआ, उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेगी। मेरे को लगता नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाली जगह थी कि जहाँ पे ये हादसा होता है। जो डेड बॉडीज़ थी वो जम्मू मॉर्चरी में लाई गई थी। उसमें से 30 की 34 डेड बॉडीज़ जो जम्मू के अंदर आई थी, जिसमें से 15 जो हैं उनके परिवारजनों को दे दी गई हैं और जो 19 हैं अभी यहाँ पे हैं, उसको भी उनके रिलेशन में जो भी लोग आएंगे उसको आइडेंटिफाई वगैरह करके उन डेड बॉडीज़ को भी उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जम्मू की तवी नदी पर बन रहे चौथे पुल का जिम्मा अब भारतीय सेना ने संभाल लिया है। हालात को देखते हुए फौज ने जंगी सतह पर तामीराती काम शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग विंग के जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये अहम पुल आम लोगों के लिए बहाल किया जा सके। फौज का कहना है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ वो हर वक्त मुश्किल वक्त में भी शहरियों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तवी नदी पर बना ये पुल कनेक्टिविटी का अहम जरिया है, जिससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचता है। उसी दिन जिस दिन फ्लड्स आए थे 26 अगस्त को ही ये इसका एक पोर्शन जो है वो कोलैप्स हुआ था, जो आपने देखा। उसके बाद हमने यहाँ जो ट्रैफिक सतवारी से लेके एशिया क्रॉसिंग तक आ रही थी वो बंद कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स इन्वॉल्व। बट कल से दोबारा इंजीनियर से बात करके जो डीसी साहब ने जो है दोबारा एक ऑर्डर किया और इसको वन वे हमने थ्रू किया है। सो वन वे ट्रैफिक इज फ्लाइंग बिटवीन द सतवारी चौक एंड एशिया क्रॉसिंग। लेकिन एशिया से वापस जो है वो ट्रैफिक हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, लॉट ऑफ आर्मीज ऑन जॉब, पीपल आर ऑन जॉब, दे आर डूइंग इट, दे आर पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इन इट। तो आई एम श्योर इट विल बी डन सूनर देन लेटर। सर क्या लगता है कि शाम तक ये पब्लिक टाइम पीरियड मैं नहीं दे सकता हूं बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर, ना ही मुझे कोई इसका कंसेप्ट है, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाएगा। भारतीय सेना इस समय जो दूध का काम है वो करती हुई नजर आ रही है। तवी नदी के रौद्र रूप ने जो 4th तवी ब्रिज के हिस्से को बहाया था, अब उसको बैली ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं जवान कितनी मशक्कत से, कितने परिश्रम से यहाँ पर जो बैली ब्रिज है वो बनाने का काम कर रहे हैं। कई मीटर लंबा यहाँ पर बैली ब्रिज बनाया जा रहा है और सेना की जो मैकेनिकल विंग की टीम है वो यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर 4th तवी ब्रिज को कनेक्टिविटी देने से कहीं ना कहीं जो शहर के लिए
जो अहम पुल को जो रास्ता जाता है वो खुल जाएगा। वहीं लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत जो है वो रहने वाली है, क्योंकि फोर्थ ब्रिज बंद होने से सारा लोड जो है जम्मू के विक्रम चौक पुल के ऊपर आ गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना से मदद मांगी थी और उसके बाद अब सेना यहाँ पर एक बैली ब्रिज बना रही है, ताकि जो 4 लेन का ब्रिज है उसमें से 2 लेन जो है वो खोली जा सके और आवाजाही के लिए ट्रैफिक को जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, क्योंकि जो रिटेनिंग वॉल है उसको बनने में काफ़ी वक्त लगेगा। इस बीच इतने लंबे वक्त तक पुल जो है बंद नहीं रखा जा सकता। ऐसे में सेना के द्वारा बनाए गए इस पुल से बहुत मदद मिलेगी और फोर्थ तवी ब्रिज पर ट्रैफिक को चलाया जा सकेगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। सोनावारी से एमएलए हिलाल अकबर लोन ने आज हकाबरा वाक़ झेलम कॉलोनी का दौरा किया, जहां झेलम नदी के किनारे बना तटबंध बाढ़ से नुकसान का शिकार हुआ है। उनके साथ तहसीलदार हाजिन और मुतल्लिका महकमों के अफसर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए एमएलए लोन ने बताया कि उन्हें मकामी लोगों से इस मसले पर शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वो खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने फौरन महकमे को तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। एमएलए ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ लोगों ने शिकायत दी थी कि तटबंध की मिट्टी को कहीं और ले जाया गया। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस मामले को आला हुक्काम के सामने उठाया जाएगा और जरूरी कार्रवाई होगी। तो सोनावारी में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, लेकिन ये स्पॉट देखने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि इस स्पॉट को वल्नरेबल बनाया गया। ठेकेदार को कोई ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ से मिट्टी ले जाएं और उस मिट्टी को बेच दें। हमारे पास सबूत है, हमारे पास जो वीडियोस हैं कि इसने यहाँ से मिट्टी उठाई। अगर यहाँ पाइलिंग करनी थी, जो यहाँ से मिट्टी उठाई थी तो यहीं पे डंप करनी थी, लेकिन इस स्पॉट को डिलिबरेटली वल्नरेबल किया गया। मैं ये बड़े अफसरों की नोट्स में लाना चाहूँगा और इस ठेकेदार के खिलाफ और उन अफसरों के खिलाफ पूरी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस स्पॉट को वल्नरेबल बना दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चंद्रकोट के भूम इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन हेडक्वार्टर्स को बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता दिनों चिनाब दरिया खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिससे 84वीं बटालियन का कैंप पूरी तरह मुतासिर हुआ। अफसरान के मुताबिक पानी के तेज बहाव में ऑफिस बिल्डिंग, मैस, बैरक और मल्टी प्लेटिस हॉल में नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। वक्त रहते हथियार और ज़रूरी सामान निकाला गया, जिससे नुकसान और बढ़ने से बच गया। ये बटालियन क्योंकि चिनाब के एकदम किनारे पर बसी हुई है और हमारे जो लो लाइंग एरिया थे, लगभग हमारे 8 स्ट्रक्चर है ऐसे जो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। हमारे जो मैन पावर थी, हमारा जो ह्यूमन लॉस कोई भी नहीं है, कोई भी हमारा आर्म्स एम्यूनिशन का लॉस नहीं है, वो हमने सब सेफली एवेक्यूएट कर दिया था टाइम से। लेकिन हमारा एक मल्टी पर्पज़ हॉल था जिसकी लेंथ एंड विथ लगभग 125 एंड 40 फीट थी। इसके अलावा हमारे पास 7 स्ट्रक्चर और थे जो वेरियस डायमेंशंस के थे। उसमें ज़्यादातर अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँ तो 16 फीट बाई 23 फीट, कोई 16 फीट बाई 40 फीट, इस टाइप के 7-8 स्ट्रक्चर और हमारे डैमेज हो गए हैं कम्प्लीटली। मैं मौजूद हूँ रामबन के चंद्रकूट एरिया में, जहाँ पे सीआरपीएफ की 84 बटालियन तैनात है। इनका जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का एरिया है, नाशरी से लेके डिगडोल तक, ये हाईवे पे नजर रख रहे हैं और खासकर इनका अहम रोल तब होता है जब बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे, और ये मेन जगह पे जो 84 बटालियन तैनात है, इनका अहम रोल होता है। तो पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ चंद्रकूट 84 बटालियन के हेडक्वार्टर के पास। ये यहाँ पे मैस था सीआरपीएफ का, जो 84 बटालियन यहाँ पे खाना खाते थे ये लोग, जिस तरह मैस में बना रहे कि यहाँ पे जवान बैठ के अपना रोटी वगैरह नाश्ता या डिनर करते थे। और ये इसका जो क्या हालत हुई है, पानी जब बहाव से आया क्या सूरत हाल हुई होगी, ये देखिए, ये कम से कम 8 फुट की हाइट पर है और ये घास इस पे लगा है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पानी कितने स्पीड से आया होगा। और यहाँ पे जो मैच था, डाइनिंग हॉल था, यहाँ क्रिकेट शाम को जो स्पोर्ट्स के लिए जवान दिन को थक कर आ जाते हैं और शाम को अपने आप को रिलीफ के लिए जब यहाँ पहुँचते, तो यहाँ पे एक मैदान था ठीक ठाक, वो मैदान कहीं नहीं है, उसको उड़ा ले गया पानी। जो भी सामने इस बाढ़ के आए और अपने अंदर वो समा गया, बाढ़ ने समा लिया। और यहाँ पे कई क्वार्टर थे, 5 से 6 क्वार्टर, जिस तरह एक किचन था यहाँ पे सीआरपीएफ का, डाइनिंग हॉल था, और भी 2-4 क्वार्टर थे, बिल्कुल नेस्त नाबूद कर चुके हैं इस दरिया ने। और इस वक्त दरिया की जो हालत है, क्योंकि बारिश जब रुक गई और दरिया कम से कम 20 हो गया इस वक्त, तो इस वक्त जहाँ पे पानी चल रहा है और जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
वहाँ से यहाँ तक करीब करीब 18 फुट की हाइट है, 20 फुट की हाइट है। और जब ये पानी बहाव से आया, जब डोडा, किश्तवाड़ और बदरमा बादल फटा, ये वही समय रहा होगा जब यहाँ पूरा जोर से पानी आकर जो है जो भी चीज़ सामने आई उसको तबाह कर दिया। ऑफिशियली हमारी बात हुई सीनियरों से, उन्होंने कहा जो भी सामान, इलेक्ट्रिक सामान था, कूलर, फैन, एसी, वो भी तबाह हो गया इस बाढ़ में। और बिल्डिंगें जो 2-3 थी वो भी नेस्तनाबूद हो गई। अब हालात देख सकते हो मेरे पीछे, ईंटों का दीवार जो है वो पूरा गिर चुका है, कंक्रीट का दीवार जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है। और ये इस वक्त पूरा मैदान बन चुका है यहाँ चंद्रकूट CRPF हेडक्वार्टर में। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, रामन, चंद्रकूट से। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे जो शेड बना हुआ है, इनका मानना है, यहाँ के जवानों का मानना है कि ये इससे आगे 15 फुट करीब था, 15 फुट के आगे इसकी लेवल थी, स्लैब था। और 15 फुट आप अंदाज़ा लगाए पानी का बहाव क्या रहा होगा कि 15 फुट यहाँ से आगे था। और नीचे आप बिल्कुल खाई दिख रही है, चिनाब दिख रहा है, तो कितनी स्पीड से पानी आया और इस पूरी ज़मीन को काट के जो है वो नष्ट कर दिया है। इस जितने भी यहाँ पे क्वार्टर बने थे, बिल्डिंगें बनी थी, वो सब के सब जो है पानी अपने साथ ले गया और काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान। गनीमत ये रही कि जवानों को वक्त से पहले यहाँ से जितना सामान इनका या एमिनेशन जो वेपन्स है उसको जो है वक्त रहते निकाला गया यहाँ से। और बाकी जो सामान था जब तक वो निकाल दिए तब तक पानी का बहाव इतना ज़्यादा आया कि बहुत सारा सामान जो है इस पानी के साथ जो है वो बह गया। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला वाइस प्रेसिडेंट इमरान अमीन शाह ने इंतजामिया से सख्त अपील की है कि हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का फौरी और मुकम्मल जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि अनंतनाग टाउन में खासकर मकामी दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है, जिनकी मदद के लिए फौरन राहत पहुंचाना बेहद जरूरी है। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ फौरी तौर पर मदद ही नहीं बल्कि ड्रेनेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में दूर अंदेशी प्लानिंग की भी सख्त जरूरत है ताकि आइंदा ऐसे हालात पेश न आए। मकामी आबादी उम्मीद कर रही है कि हुकूमत उनकी मुश्किलें कम करने के लिए कदम उठाएगी। का दौरा किया हमने, इसमें गांजीवाड़ है, जंग बस स्टैंड है, लाल चौक है, जलाद मंडी है, खा बाज़ार है। तो हम लोगों से मिले और ताजर जो बरादरी है, शॉपकीपर, जिनके साथ बात की। बहुत नुकसान हुआ है, बदकिस्मती से इनको जितना हो सका इनसे इन्होंने सामान उस टाइम अपने घर लेके गए गाड़ियों में या दूसरी स्टोरी में रखा, लेकिन जितना इनसे हो सका कोशिश की उन्होंने, लेकिन नुकसान बहुत है। वहाँ पर जो रहने वाले कुछ मकान भी है जो इसके नज़दीक थे, दरिया के नज़दीक, उनमें भी सैलाब की जद में वो आ गए हैं, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो सरकार की तरफ से भी इनके पास कोई महकमे की तरफ से कोई रेवेन्यू की तरफ से कोई अफसर गया नहीं। तो हमने नायब तहसीलदार अनंतनाग से बात की है और DC ऑफिस से भी हमने उस टाइम कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मौके पे ही वहाँ पे एक नंबरदार और पटवारी को भेजा और नायब तहसीलदार खुद भी ऑन द वे थे और उन्होंने कहा कि मैं गांजीवाड़ा पहुँच के वहाँ पे हालात का हम जायज़ा लेंगे। बड़गाम जिले के नसरुल्लापोरा से पायमुस जाने वाली अहम सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। टूटी फूटी सड़कों ने यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया तक अपनी आवाज पहुंचाई लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। राहगीरों और गाड़ियों को हर रोज इस रास्ते से गुजरते वक्त भारी परेशानी का सामना है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि सड़क को जल्द से जल्द बैक्टिमाइज किया जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। लोगों का कहना है कि बरसों से वादे किए गए मगर अमल अब तक नजर नहीं आया। हम छोटे बच्चों को बाहर भी हम जाने नहीं देते क्योंकि रोड इतना खस्ता है। आप भी आए हो, आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मतलब रोड ही खाली नहीं है। अगर हम देखेंगे PDD R&B सारा मतलब डिपार्टमेंट अभी खस्ता हाल है। और एक बात जो मतलब हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, फिलहाल हमारे पास MLA नहीं है। उन्होंने मतलब यहाँ की सीट जीती, गांधरबल की सीट जीती, बड़गाम की सीट छोड़कर जो उनका गढ़ था जहाँ से उनका MP है आगरओला मेहदी, यहाँ की सीट छोड़कर वो गांधरबल गए ताकि गांधरबल बड़गाम से बहुत डेवलप है। पूरे अगर हम ये छोटी बात मतलब इस गांव की बात नहीं करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, चाहे एजुकेशन है, चाहे रोड है, चाहे बिजली है, हर किसी चीज में वो पीछे है। जब भी हमने कदम कुछ भी उठाया तो किसी ने कोई आवाज नहीं दी। जब भी MLA के पास गया उसने कोई रिएक्शन वापस नहीं दिया। वहाँ पर जब भी हम किसी भी मिनिस्टर के पास गए वो कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दी वापस कि हमारा रोड खस्ता है, इसको क्या करे। पैसे भी आए थे, पिछले साल आए थे RMB के पैसे, थोड़े से 6 करोड़ कुछ थे पैसे, तो वो भी वापस गए क्योंकि कुछ इशू था, शायद गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से ये रोड ठीक नहीं हुआ।
शोपिया पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए भेड़ चोरी के 2 अलग अलग मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए कुल 51 चोरी की गई भेड़ें बरामद की हैं, जिससे मुतासरा खानदानों को राहत मिली है। पुलिस का कहना है कि बाकी गैंग मेंबर्स की तलाश जारी है और पुलिस को आने वाले दिनों में और भी खुलासों की उम्मीद है। SHO शोपिया और IC पोस्ट कीगम की टीमों ने ये बरामदगी DYSP हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद की निगरानी में की और SSP शोपिया अनायत अली भी मौजूद रहे। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मुश्तबह हरकत की फौरन इत्तला दें ताकि गलत सरगर्मियों पर लगाम लगाई जा सके। लद्दाख के द्रास में 5वां LG कप हॉर्स पोलो बड़े जोशो खरोशों के साथ मुकम्मल हुआ। फाइनल में लद्दाख स्काउट्स ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में डी मीडोस को हराकर एक बार फिर खिताब अपने नाम किया। ख्वातीन कैटेगरी में सैकमोल की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए विमेंस लद्दाख को शिकस्त दी और चैंपियन बनी। इस मौके पर लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने कारगिल शहीदों को खराज अकीदत पेश की और कहा कि हॉर्स पोलो को UT लद्दाख का स्टेट स्पोर्ट बनाने के लिए वो मरकज से बात करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही लद्दाख की स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी और ज़्यादा डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स इस खेल की हिफाजत और तरक्की के लिए आगे आना होगा। LG ने हॉर्स पोलो को इंसान और घोड़े के दरमियान एतबार और यकजहती की अनोखी मिसाल करार दिया। आखिर में ट्रॉफियां और इनामात विनिंग टीमों और खिलाड़ियों में तकसीम किए गए। इस बीच आपको बता दें कि प्रोग्राम के दौरान LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे। साथ ही साथ LG की तरफ से शहीदों को खराज अकीदत भी पेश की गई। वहीं LG ने हॉर्स पोलो को इंसान और घोड़े के दरमियान एतबार और यकजहती की अनोखी मिसाल बताया। आखिर में तमाम खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि 5वां LG कप हॉर्स पोलो का फाइनल इख्तिताम के साथ हुआ, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहे। LG भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ शहीदों को भी खराज अकीदत पेश की गई। हॉर्स पोलो को स्पोर्ट स्टेट बनाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने कारगिल शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हॉर्स पोलो को UT लद्दाख का स्टेट स्पोर्ट बनाने के लिए भी वो मरकज से बातचीत करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही लद्दाख की स्पोर्ट पॉलिसी भी लागू की जाएगी। टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस प्रोग्राम में मशहूर स्कॉलर काछो असफंदियार खान ने अपने खिताब के दौरान पुरिंग ज़बान और उसकी तारीखी विरासत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पुरिंग ज़बान पर रिसर्च के लिए अभी भी बहुत मौजूद बाकी है। इस खित्ते में कई सकाफती मकामात और दस्तावेज वक्त के साथ हो गए हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर सोनम वांगचुक ने दुनिया भर से आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज कारगिल के जरिए किया जा रहा है। ऐसे कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एरियाज़ को, जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ के हिडन जो तारीख़ी हकीकतें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, वो सब जो है इन कॉन्फ्रेंस में आने के बाद इन जो रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो लोग इन पे तवज्जो देते हैं और आइंदा भी इस पे काम करने के लिए वो लोग आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ILS कॉन्फ्रेंस का यही है कि मुख्तलिफ चीज़ों आस्पेक्ट्स पे रिसर्च होके हमारे एरिए को आगे मतलब प्रमोट करने में, चाहे टूरिज़्म का हो, चाहे बाकी चीज़ हो, कल्चरल का हो, सारे चीज़ों में आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलता है इस कॉन्फ्रेंस का, और यही मैं समझता हूँ। I have come here to Kargil to attend the IELTS event. My paper is Ladakh at the Crossroads, a layered conference within and beyond Tibetan foundations. I've been doing research into Ladakh for the past 2
to 3 years, and from a very early childhood, I've been interested in Tibetan culture and religion, and later I got very interested in the Turco-Persian cultures, and I saw the confluence of these two worlds here in Ladakh, and that inspired me to write this paper, Ladakh at the Crossroads, a layered confluence within and beyond Tibetan foundations. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।